मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए सीडीपी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जिनका भी आगामी शिफ्ट में पेपर दोस्तों कल या परसों में, उनके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा देखिएगा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। कह रहा है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन थर्ड है कि यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन फोर है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि विद्यार्थियों को स्पष्ट और गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम होता है कि उनमें जो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोस्तों बच्चों को अधिगम गतिविधियों में शामिल करने के लिए उनको लगातार पुरस्कार और दंड देने का क्या परिणाम होता है। ऑप्शन एक है कि बाह्य अपेड़ा कम होती है। ऑप्शन सेकंड है कि आंतरिक अपेड़ा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन फोर है अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फोर है कि उनको लगातार पुरस्कार या दंड देने से उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि अधिगम में बच्चों के जो स्वाभाविक अभिरुचि है तथा जो जिज्ञासा है उनकी किसी चीज को सीखने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण या सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन फोर है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, जिसमें क्या है कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक, व्याख्यान देकर। ऑप्शन सेकंड है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण व परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फोर है कि अन्वेषण व परिचर्चा के लिए उनको अवसर उपलब्ध करा के बच्चों के जो जटिल अवधारणाओं के समझ को सहज रूप से कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पठन वैफल्य। दोस्तों बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैफल्य में दोस्तों क्या होता है कि न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैफल्य दोस्तों क्या होता है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। दोस्तों किसी चीज को धारा प्रवाह मतलब लगातार न पढ़ समझने की जो क्षमता होती है या जो अक्षमता होती है वही पठन वैफल्य कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता है। ऑप्शन सेकंड है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन थर्ड है यंत्रवत याद करना। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी विशेषता है कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक स्किनर महोदय ने किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन 1 है कैटल, ऑप्शन सेकंड है वर्नर, ऑप्शन थर्ड है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 है स्किनर। तो बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो कौन है? कैटल है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि। तो गोलमैन दोस्तों किससे संबंधित हैं? और संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कहा है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का। तो कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है, वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, इसका मतलब वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन सेकंड है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन थर्ड है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन बी वाटसन, लेव वागोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो किसने किया था दोस्तों? सामाजिक व सांस्कृतिक। जहां सामाजिक आ जाए दोस्तों वहां पे कौन होते हैं? लेव वागोस्की होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है कि जिंग सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह की संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन सेकंड है जोर से बोलना, ऑप्शन थर्ड है पाड़ या ढांचा, ऑप्शन 4 है आत्म केंद्रित वार्ता। तो जीन सांग पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की जो बच्ची अपने आप से बात करती है, इसका मतलब है क्या है? व्यक्तिगत वार्ता होती है। अपने कार्य को दिशा देने के लिए भी बच्चे अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, थर्ड है मूल संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास जो है वो कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो सीखने के अंतर्गत दोस्तों सभी आएगा। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है सीखना, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है सीखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या पूछा है ये, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होता है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं या क्षैतिज अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं? तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग को हो जाए तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दिए गए प्रतांकों के समूह में जो प्रतांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? बहुलांक, मध्यमान, माध्यांक या मानक विचलन? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलांक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता के नियम पर आधारित है। तो क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करते हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना? दोस्तों उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीनता छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीनता छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करता है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षण जो हम पढ़ा रहे हैं या करा रहे हैं को रोचक और व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पे बल देता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर प्रशिक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है दोस्तों? कि सीखने को किस प्रकार से अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और उनको किस प्रकार से अच्छा किया जाए या उनको किस प्रकार से सुधारा जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा देखिएगा। करा कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन 2 है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथियों बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए एक आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो दोस्तों अगर आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना उचित समझेंगे? उन्हें कहेंगे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं वो कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? समावेशी विद्यालय के बारे में पूछ रहा है कि समावेशी विद्यालय क्या करता है, क्या होता है। ठीक है, शिक्षार्थियों के नियमता के अनुसार उनकी सीखने की अवधारणाओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन 2 है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा कि जो समावेशी विद्यालय होता है कि सभी शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, मतलब तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा देखिएगा। करा है कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चों की वह प्रवृत्ति जिससे वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है
और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा था? केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता या अनुकूलन? तो एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहला स्तर है पियाजे का संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिससे वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू को देखता है, पर ध्यान देता है, उसके अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो क्या होता है दोस्तों? केंद्रीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता, नहीं सीख सकते, ठीक है, का निहितार्थ क्या है? उपयुक्त पुनर्बलन की कमी है, उनके अनुभव की कमी है, इन जीवों की सुस्ती है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है कि अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है संवेदी पेशिक अवस्था से, संवेदी पेशिक अवस्था से, मूर्त संक्रिया अवस्था से, औपचारिक संक्रिया अवस्था से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा कि उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। धनात्मक एवं ऋणात्मक, ऑप्शन सेकंड है क्षैतिज लंबीय, ऑप्शन थर्ड है एक पक्षी द्विपक्षी, ऑप्शन 4 है एक पुच्छी द्विपुच्छी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सभी शिक्षण कौशल से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को परामर्श देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है संवेदीगामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। दोस्तों ये सभी अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं? पियाजे के द्वारा सभी अवस्थाएं दी गई हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि वर्ग समूहन के योग्यता का जो विकास है किसमें होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि कब से होती है? 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा है देखिएगा, कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकास, विकासात्मक स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? संभावित विकास का स्तर। क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा देखिएगा, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? लेखन क्षमता, लेखन क्षमता को दोस्तों डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर कभी पूछ लेता है कि डिस्ग्राफिया लेखन, अगर किसी को लेखन क्षमता का विकार है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? डिस्ग्राफिया बोला जाता है। और गणितीय क्षमता अक्षमता है तो डिस्कैलकुलिया बोला जाता है, और गति समन्वय अक्षमता है तो डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। और उसको अगर पढ़ने में असक्षम है दोस्तों, किसी चीज को पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो उसे डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लेव वाइगोस्की को सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, सांस्कृतिक उपकरणों, संतुलीकरण या गुणारोपण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड है, सांस्कृतिक उपकरणों पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को कहते हैं के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरण या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या कहते हैं, स्कीमा या मनोबंध कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है कि त्रुटियां जो होती हैं किसी भी बच्चे के सीखने का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं दोस्तों कि जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो दोस्तों सीखेगा नहीं। ठीक है, जितनी अगर गलती करेगा तो उसके समय के साथ जो गलतियां होती हैं गलतियों में अपने आप ही दोस्तों सुधार होता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से, शारीरिक भाषा, लेखन, सभी क्या दोस्तों संप्रेषण कौशल में निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि मौखिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानना या पहचानना, कि मतलब बच्चा जो है किसी चीज को पढ़ने में कहाँ पे उसको दिक्कत या कठिनाई हो रही है, और उसके धारा प्रवाह, भाषा को पढ़ने में जो धारा प्रवाह है, लचीलेपन की जांच करना, क्यों उसको कोई गलती कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।